हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रायोगिक भूगोल में सर्वेक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सर्वेक्षण क्या है, इसका इतिहास क्या है, यह क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, सर्वेक्षण वह कला है जिसमें सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को एक विशेष नियम के अनुसार छोटी की गई मापनी पर मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण में 3 कार्य शामिल होते हैं। पहला, क्षेत्र अध्ययन या फील्ड वर्क। दूसरा, मानचित्र या मैपिंग। और तीसरा, अभिकलन या कंप्यूटेशन। सर्वेक्षण वस्तुतः विज्ञान एवं कला का मिश्रण है, क्योंकि एक सर्वेक्षक को न केवल सर्वेक्षण के सिद्धांतों, सर्वेक्षण उपकरणों की बनावट का तकनीकी ज्ञान एवं उनके सही प्रयोग का अभ्यास आवश्यक है, बल्कि उसे मानचित्र कला के सामान्य नियमों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। सर्वेक्षण संबंधी कार्यों का इतिहास अति प्राचीन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नाल आदि के भग्नावशेषों को देखने से पता चलता है कि ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारतीयों को सर्वेक्षण के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान था। हालांकि माना जाता है कि सर्वेक्षण विज्ञान का वास्तविक विकास रोमन काल में हुआ। विस्तृत रोमन साम्राज्य में बड़े बड़े परिवहन मार्गों के निर्माण में सर्वेक्षण को बहुत प्रोत्साहन मिला। 16वीं शताब्दी में लिखी गई कुछ पुस्तकों में सर्वेक्षण की प्राचीन विधियों के साथ साथ कई सर्वेक्षण उपकरणों का वर्णन भी किया गया था। सर्वेक्षण उपकरणों के प्रयोग के अनुसार इसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 8 प्रकार का सर्वेक्षण आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनमें से सेक्सटेंट सर्वेक्षण, क्लाइनोमीटर सर्वेक्षण और डंपी लेवल सर्वेक्षण का अध्ययन सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को करना है। इसमें हमारा आज का विषय है डंपी लेवल सर्वे या सर्वेक्षण। डंपी लेवल सर्वेक्षण की विधियों को जानने से पहले हमें डंपी लेवल उपकरण के बारे में जान लेना चाहिए, जैसे उसके अलग अलग अंगों के नाम तथा कार्य, है ना। सबसे पहले तो हमको जिस चीज़ को प्रयोग करना है उसके बारे में सीखना है, जानना है, उसके बाद ही हम कोई काम कर सकेंगे ना। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। नहीं, इसे समझने के लिए डंपी लेवल का चित्र आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अब आगे हम इसके मुख्य अंगों का अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला, त्रिपाद स्टैंड या ट्रिपॉड स्टैंड। डंपी लेवल का त्रिपाद स्टैंड मजबूत लकड़ी का बना होता है। इसके ऊपरी सिरे पर धातु की एक प्लेट लगी होती है, जिस पर डंपी लेवल की आधार प्लेट को कसकर उपकरण को त्रिपाद स्टैंड पर रखा जाता है। ठीक है।
अब इसका दूसरा अंग, आधार प्लेट या बेस प्लेट। डंपी लेवल की सबसे निचली तिकोनी प्लेट को आधार प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट के बीच में एक गोल छेद बना होता है जिसकी चूड़ियों को त्रिपाद के शीर्ष पर मौजूद चूड़ियों पर कसा जाता है। ठीक है। अब तीसरा, समतलन अवयव या लेवलिंग हेड। आधार प्लेट के थोड़ा ऊपर डंपी लेवल का लेवलिंग हेड होता है। इस हेड में आधार प्लेट से मिलती जुलती आकार की दूसरी तिकोनी प्लेट होती है जिसके सॉकेट में डंपी लेवल का तकुआ या स्पाइंडल होता है। यह तकुआ डंपी लेवल का ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाता है तथा इसके चारों ओर लेवल की दूरबीन क्षैतिज तल में घूमती है। ठीक है। अब चौथा अंग, समतलन पेंच या लेवलिंग स्क्रू। आधार प्लेट तथा समतलन अवयव के बीच में 3 खंचित पेंच होते हैं। खंचित मतलब गुण जो बना हुआ रहता है, बोल्ट में नट में देखते होंगे, जिन्हें समतलन पेंच कहा जाता है। इन पेंचों के द्वारा दूरबीन को समतल स्थापित किया जाता है। ठीक है। पांचवा अंग, बॉडी क्लैंप। समतलन अवयव के ऊपरी भाग में एक पेंच लगा होता है जिसे पूरा कस देने पर दूरबीन क्षैतिज तल में घूमना बंद कर देती है, मतलब टाइट हो जाता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। अब छठा, प्रिज्मीय कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास। दंड स्टेशनों के चुंबकीय दिशा के मानों या दिक् मानों को ज्ञात करने के लिए डंपी लेवल में दूरबीन के नीचे एक प्रिज्मीय कंपास होता है जिसका प्रिज्म दूरबीन की संधान रेखा से 90 डिग्री पर होता है तथा कंपास के अंशाकृत वृत्त पर सुई की उत्तरी नोक भी 90 डिग्री बताता है। कंपास का काम देख लिए। उसके बाद सातवां अंग, कंपास क्लैंप। प्रिज्म के सामने कंपास के दूसरी ओर एक पेंच लगा हुआ होता है जिसे कंपास क्लैंप कहा जाता है। कंपास तथा उसके दोलन को स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि कंपास ज़्यादा हिले डुले नहीं, या उसका जो नॉर्थ साउथ दिखाने वाला चुंबकीय नोक है, पिन है, वो भी अस्थिर हो जाए। 9वां पॉइंट, दूरबीन या टेलीस्कोप। यह लगभग 37 सेंटीमीटर लंबी होती है जिसके एक सिरे पर नेत्रिका या आई पीस तथा दूसरे सिरे पर अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के चारों ओर एक सन शेड होता है जो सूर्य की सीधे किरणों को लेंस पर पड़ने से रोकता है। डंपी लेवल की दूरबीन 2 सॉकेटों में अस्थायी रूप से बंधी होती है, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। 10वां, लेवल नलिकाएं या लेवल ट्यूब्स। दूरबीन के ऊपर 2 स्पिरिट लेबल लगे होते हैं। इनमें लंबी नलिका वाला लेबल संधान रेखा के समानांतर तथा छोटी नलिका वाला लेबल इस रेखा पर समकोण बनाता है, मतलब एक सीधा और दूसरा उसके आड़ा। इन लेबलों को देखकर उपकरण को समतल स्थापित किया जाता है। इन अंगों को आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, डंपी लेवल के अंगों को आप स्क्रीन पर दिए गए चित्र में भी देख रहे होंगे। अब आप लोग डंपी लेवल के अंगों के बारे में जान चुके हैं। कभी कभी प्रायोगिक परीक्षा के दौरान डंपी लेवल के अंगों के नाम तथा उसके कार्य भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब हम लोग डंपी लेवल की कार्य प्रणाली अथवा तल मापन करने की कार्य विधि को समझेंगे। डंपी लेवल के द्वारा तल मापन करने की 4 विधियां होती हैं। पहला, साधारण तल मापन या सिंपल लेवलिंग, ठीक है। दूसरा, व्युत्क्रम तल मापन या रेसिप्रोकल लेवलिंग। तीसरा, विभेदी तल मापन या डिफरेंशियल लेवलिंग। चौथा, प्रोफाइल तल मापन या प्रोफाइल लेवलिंग। अब हम सबसे पहले साधारण तल मापन की कार्यविधि को जानेंगे। यह विधि तल मापन करने की सबसे सरल विधि है, जिसे धरातल के किन्हीं 2 ऐसे बिंदुओं की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इस कार्यविधि को प्रयोग करने के लिए 2 प्रकार की आदर्श स्थिति का होना आवश्यक होता है। पहला, किसी एक स्टेशन से दिखाई पड़ता हो, मतलब चारों तरफ नज़र आ रहा हो। दूसरा, सर्वेक्षण स्थल की ऊंचाइयों का अंतर अधिक नहीं हो, ठीक है। 2 तरह की स्थिति है। अब हम साधारण तल मापन बिना सर्वेक्षण स्थल पर गए समझते हैं। माना कि ए तथा बी कोई 2 बिंदु हैं जिन्हें ओ स्टेशन से देखा जा सकता है। इसे आप स्क्रीन पर दिए उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इन बिंदुओं की ऊंचाइयों के अंतर को साधारण तल मापन विधि के द्वारा निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला, डंपी लेवल को ओ स्टेशन पर रखकर दूरबीन को समतल करेंगे। दूसरा, दूरबीन के पूर्णतया समतल हो जाने पर ए बिंदु पर खड़े किए गए तलक्षण मापी दंड को लक्ष्य करके दंड पाठ्यांक पढ़ेंगे, जिसको हम 1.55 मीटर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्वेक्षण स्थल पर गए नहीं हैं, केवल सीखने के लिए मान ले रहे हैं। उदाहरण में इसे बाईं ओर देखा जा सकता है। इसी प्रकार बी बिंदु का दंड पाठ्यांक पढ़ें, जो 2.45 मीटर आया। उदाहरण में इसे दाईं ओर देखा जा सकता है। अतः ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 2.45 मीटर घटाव 1.55 मीटर बराबर 0.90 मीटर होगा। चूँकि बी बिंदु का पाठ्यांक ए बिंदु के पाठ्यांक से अधिक है, इसलिए ए से बी बिंदु 0.90 मीटर नीचे स्थित है। या इसे दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो ए बिंदु का समानित तल अगर 100 मीटर मान लिया जाए तो बी बिंदु का समानित तल 100 घटाव 0.90 मीटर बराबर 99.10 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया आपका साधारण तल मापन। अब तक हमने डंपी लेवल के अंग साधारण तल मापन करने का विधि सीखा। अब हम लोग व्युत्क्रम तल मापन
या रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में जानेंगे। जब दो बिंदु एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित होते हैं अथवा नदी आदि के कारण उन बिंदुओं के बीच में डंपी लेवल को स्थापित करना संभव नहीं होता, तो व्युत्क्रम तल मापन विधि के द्वारा दिए हुए बिंदुओं की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है। माना कि किसी नदी के विपरीत किनारों पर स्थित ए और बी कोई दो बिंदु हैं। उदाहरण के रूप में आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम तल मापन के द्वारा इन बिंदुओं की ऊंचाइयों को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला, ए बिंदु के नज़दीक डंपी लेवल को समतल स्थापित करके ए और बी बिंदुओं के दंड पाठ्यांकों को पढ़ेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पर 1.55 मीटर और बी बिंदु पर 0.70 मीटर है। अब इसको दूसरा में देखते हैं। अब डंपी लेवल को नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बी बिंदु के नज़दीक समतल स्थापित करके ए और बी बिंदुओं का पाठ्यांक पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि यह ए बिंदु पर 2.35 मीटर तथा बी बिंदु पर 1.40 मीटर है। जब हमारा डंपी लेवल ए बिंदु पर था तो ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 1.55 मीटर घटाव 0.70 मीटर या 0.85 मीटर है तथा जब हमारा डंपी लेवल बी बिंदु पर था तब ए और बी बिंदु की ऊंचाइयों का अंतर बराबर 2.35 घटाव 1.40 बराबर 0.95 मीटर। ठीक है। अतः ए और बी की ऊंचाइयों में वास्तविक अंतर बराबर दोनों अंतरों का जोड़ बटा 2 या बराबर 0.85 जोड़ 0.95 बटा 2 बराबर 90 मीटर। बस क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, डंपी लेवल सर्वे के अंतर्गत आज हम लोगों ने सर्वे के 2 विधियों को सीखा। बाकी अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।